सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का इंतहाई अहम फैसला जिसने मुमकिन बनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों में 77 का इजाफा हो जाए, 77 मखसूद नशिस्तें उसको मिल जाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मिनोन अमल हो जाए तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट की जो हैयत है इस वक्त उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली हो जाएगी। इसका सियासी तज़िया हम हासिल कर रहे थे, आइनी और कानूनी राय हासिल करते हैं। बहुत ही जो मुस्तनद हमारे कानूनदान हैं वो हमारे साथ हैं। दो साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मोहतरम अकरम शेख साहब और मोहतरम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वैसे तो शायद ये गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया था। आज जब हम आपसे बात कर रहे होते उस वक्त ये हमें सूरत हाल नज़र होती, इस पर अमल की कैफियत नज़र आती है, मगर इस दौरान हम देख रहे हैं कि हुकूमत की सतह पर भी बज़ाहिर एक मज़ाहमत का तासुर उभरा है, इस फैसले पर अमल दरामद का तासुर नहीं उभरा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तज़ज्जुब का इजहार करता नज़र आया है। उस पर भी अमल का हमने हमें उसका इशारा नहीं मिला है, ना इलेक्शन कमीशन की जानिब से ना हुकूमत की जानिब से, और तीसरी जानिब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है। मगर उसके बावजूद ये जो इस वक्त कन्फ्यूजन है इसकी ताबीर क्या होगी आपके ख्याल में, इसका क्या नतीजा निकलेगा? कामरान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस अहम कौमी मामला पर आपने मुझे अपने प्रोग्राम में राय देने का मौका दिया। मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से आपको ये कहता हूँ कि अगर हुकूमत इस फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं करेगी तो न सिर्फ मुल्क की जो सियासी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी हम आहंगी वो मुंतशर होगी, मुतग़य्यर होगी, बल्कि उसी से मुंसलिक जो हमारी इक़्तिसादी जो पेशरफ्त है वो भी बहुत बड़े सेटबैक का शिकार हो जाएगी। इसलिए हुकूमत गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट ऑनरेबल आर्गूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, और उसको ये चाहिए कि अदालत के फ़ैसलों पे मिनोअन अमल दरामद करे। हम अदालती फ़ैसलों पे अमल दरामद ना करने की सज़ा आज तक भुगतते चले आ रहे हैं, और ये 75 साल के बाद, 76 साल के बाद, मुल्क के क़याम के 76 साल के बाद अगर हम अभी भी अदालतों के फ़ैसलों का और फिर मुल्क की आला तरीन अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम करने की बजाय उनको मुतनाज़ा करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमने फिर कुछ भी नहीं सीखा। वो लोग जो इसको मुतनाज़ा करने की कोशिश करेंगे, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मुल्क के अज़ीम तर मुफाद में अदालती फ़ैसलों को मानें। अदालत ने बहुत दफ़ा आपके हक़ में फ़ैसले दिए हैं और बहुत दफ़ा आपके ख़िलाफ़ भी फ़ैसले दिए हैं, लेकिन आप देखिए कि वो जो आपके ख़िलाफ़ जो एक 2018 का इलेक्शन था उसकी सदाए बाज़गुज़श्त आपने देखी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनाई दी कि 18 का इलेक्शन भी देख लें, उसमें भी इसी तरह का कोई मामला था। तो गोया आपकी एक अखलाकी बर्तरी का एक वाज़ेह सबूत है कि जब आपके साथ ज़्यादती हुई तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने भी ये बात इसका तज़किरा किया गया कि 18 में भी ऐसे हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप फरमाइएगा कि इस वक्त बज़ाहिर एक तासुर जो है वो ये नज़र आ रहा है बिल्कुल, और हुकूमत ने बहरहाल एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दी है कि हुकूमत इस फैसले पर के हवाले से उसके न सिर्फ ये कि बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शदीद एतराज़ात हैं, बहुत शदीद तनक़ीद की है, वो अपनी जगह है, लेकिन उस पर अमल दरामद की सूरत हाल जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये जो फुल कोर्ट का फ़ैसला था, इम्पॉर्टेंट बात यह कि फुल कोर्ट के कब का फ़ैसला था, मेजॉरिटी जजेस का था, और उसके अंदर 11 जजेस ने तो ये बात कही कि PTI के साथ मुख्तलिफ़ हवालों से, ख़ास तौर पर जो जनवरी का फ़ैसला था इलेक्शन से बल्कि ज़्यादती हुई है, लेकिन अब उस पर अमल दरामद ना होना क्या इसके मुज़बरात होंगे कामरान मुर्तज़ा साहब? देखिए, इस फैसले पे मेरे अपने तकनीकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उसके साथ एग्री नहीं कर रहा जो मेजॉरिटी डिसीजन है, मगर स्टिल ये लॉ ऑफ द लैंड है। लॉ ऑफ द लैंड है, इसका मतलब है कि इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप इससे इत्तफ़ाक़ करें, आप इससे इख्तलाफ करें।
दोनों सूरतों में आपके पास रिव्यू का हक है, मगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। रिव्यू आपने फाइल कर दिया, अगर रिव्यू में आपको कोई रिलीफ मिल जाती है इट्स ओके, अदरवाइज़ आपको इम्प्लीमेंट करना है। और चूँकि कोई स्टे ऑपरेट नहीं कर रहा और स्टे ऑपरेट करता भी नहीं है, कभी अपने फैसलों को किसी ने सस्पेंड किया भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप इम्प्लीमेंट करिए। और फ़र्ज़ कर लीजिए अगर रिव्यू में जो है वो कोई बात तब्दील हो जाती है तो फिर वो दोबारा फिर रिवर्स हो जाएगा। जैसे पहले जो है वो सीटें किसी और को मिली थी, वो सीटें उन जिनको मिली थी उनसे चली गई। आप इस फैसले को इस हालत में आपने इन एनी केस अमल करना है। मेरा कोर्ट में स्टैंड और था, मेरा आज भी जो है ना मैं जानता हूँ कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ और मैं इस फैसले से इत्तफाक नहीं करता, मगर ये लॉ ऑफ द लैंड है, आपने इस पर अमल करना है। अगर अमल नहीं करेंगे तो इसका मतलब अनारकी है। तो शेख साहब, इसमें जो रिव्यू की एक जाहिर है कि वो हक़ तो हासिल है, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो कैसे होगा? क्योंकि हुकूमत ने एक रिव्यू फाइल किया है, वो कि अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया है। हाँ साहब, ऐसा है कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिसाइडेड केस लॉ है उसके मुताबिक बहुत महदूद उसकी जुरिस्डिक्शन है, बड़ा महदूद अख्तियार समात है। एरर्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड आर द ओनली ग्राउंड्स ऑन विच दिस रिव्यू पिटिशन कैन बी एक्सेप्टेड। तो मैं नहीं समझता कि इस फैसले में, यानी जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो कंट्रोवर्शियल पोर्शन है कुछ लोगों के नज़दीक, वो ऐसा पोर्शन है जिसमें 13 में से 11 फाजिल जज साहबान ने इत्तफाक किया है। और मैं ये समझता हूँ कि उस बारे में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और मोहतरम सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ बाकी फाजिल जज साहबान की राय में ज़्यादा कोई इख्तलाफ नहीं है। दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो लोग जिन्होंने अपने आप को एक सियासी जमात का रुकन ज़ाहिर करके इंतखाब में हिस्सा लिया था, उनको आप इस तरीके से आज़ाद नहीं डिक्लेयर कर सकते थे। और वो इस बात के भी मुस्तहिक़ हैं कि उनकी जो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के एतबार से उनको सीटें दी जाएं। इसमें एक वो आपके जो सहाफ़ती हलकों में एक बात मैंने नोट की परसों प्रोग्राम में, मैं तो जब केस की समाअत का फ़ैसला हुआ तो उस वक्त मैं पाकिस्तान आ चुका था, लेकिन उससे पहले कुछ 15 दिन के लिए मैं बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी के लिए चला गया था। तो खान साहब, ये मैंने कल और परसों आपके फाजिल नुमाइंदगान और आपके फाजिल जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे मैंने देखा कि ये फ़ैसला 184(3) में तो मुमकिन था, लेकिन 185(3) में ये फ़ैसला नहीं हो सकता था। मैं बहुत अदब से एक कानून के अदना तालिब इल्म की हैसियत से और सुप्रीम कोर्ट में मोर दैन 44 ईयर्स की प्रैक्टिस की बिना पे और जो डिसाइडेड केस लॉज हैं उसकी बिना पे मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसले दिए हैं कि 184(3) के तहत अगर पिटिशन आए तो उसको 184(3) में भी कोर्ट पावर इस्तेमाल कर सकती है, और 184(3) में इंटरचेंजेबल है। ये सुप्रीम कोर्ट वही है, उसके पास एक अख्तियार है। और ये कोई कंप्लीट जस्टिस वाली बात मैं नहीं कर रहा, मैं उससे मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184(3) में, अगर एपेलेट जुरिस्डिक्शन में भी कोई आदमी आ जाए और उसका केस 184(3) की किसी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के तहत कवर हो तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको नाफिज कर सकती है। एक अहम बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये हम अभी इस वक्त जो जिस दौर में रहे हैं, दैट इज़ एन ईरा ऑफ सब्सटेंशियल जस्टिस। टेक्निकल एरर्स एंड टेक्निकल नॉकआउट्स का ज़माना नहीं है। ये उज़र के फ़लाँ जमात फ़रीक थी, फ़लाँ जमात फ़रीक नहीं थी। मैं ये नहीं समझता कि अगर सुप्रीम कोर्ट को दौरान समात ये पता चलता है कि वो फ़रीक जो हमारे पास फ़रीक मुकदमा नहीं है उसका इस्तेहकाक बनता है तो उसको रिलीफ़ देने में कोई अमर माने नहीं है। एपेक्स कोर्ट है, यहाँ सारी ज़िंदगी मुकदमेबाजी में ख़त्म नहीं करनी, मुल्क को चलाना है। और मुल्क जिस नाजुक हालात से गुज़र रहा है उसका ये तकाज़ा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अपना अपना किरदार अदा करें।